आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान प्री बोर्ड पेपर को हल करके बताया जाएगा। 2026 में जो प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ है, पेपर का कोड 347 BCI के सभी प्रश्नों को जो है हल करके आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। पिछले भाग के वीडियो में प्रश्न नंबर 1 के सभी प्रश्न और प्रश्न नंबर 2 के सभी प्रश्न और प्रश्न नंबर 3 के ख तक का सभी प्रश्नों को जो है हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो जो है आप सभी लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वीडियो का जो है लिंक है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 3 के ग से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को जो है हल करके आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप सभी लोग एक एक प्रश्न को जो है अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 2026 का जो एग्जाम होगा इसी में से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन क्या है, बेंजल्डिहाइड तथा एसीटोफिनोन में विभेद करने के लिए रासायनिक परीक्षण लिखिए। अब यहाँ पर बेंजल्डिहाइड और एसीटोफिनोल में जो है आपको अंतर बताना है, परीक्षण के आधार पर जो है आपको विभेद बताना है। तो दो कॉलम बना लेंगे, एक कॉलम में बेंजल्डिहाइड लिख लेंगे और दूसरे कॉलम में एसीटोफिनोल लिख लेंगे। बेंजल्डिहाइड जो होता है ना, बेंजल्डिहाइड टालेन परीक्षण देता है। बेंजल्डिहाइड क्या करता है? टालेन परीक्षण देता है। और एसीटोफिनोल जो होता है टालेन परीक्षण नहीं देता है। ठीक है, पहला अंतर कितना आसान है। बेंजल्डिहाइड क्या करता है? टालेन परीक्षण देता है और एसीटोफिनोल जो होता है टालेन परीक्षण नहीं देता है। यह रजत दर्पण, एजी इसको बोला जाता है, सिल्वर बोला जाता है। यह रजत दर्पण बनता है, यह रजत दर्पण नहीं बनाता है। ठीक है, यह रजत दर्पण जो है बनाता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? बनाता है। और यह जो है रजत दर्पण नहीं बनाता है। ठीक है, यह आइडोफार्म नहीं बनाता है। देखिए, यह रजत दर्पण बनाएगा तो यह रजत दर्पण नहीं बनाएगा। यह आइडोफार्म नहीं बनाता है तो यह आइडोफार्म बनाता है। यह फेलिंग परीक्षण देता है तो ये लिखेंगे यह फेलिंग जो है परीक्षण नहीं देता है। कितना आसान है। अब दोनों में बेंजल्डिहाइड और एसीटोफिनोल में जो है परीक्षण के आधार पर विभेद करना था। विभेद का मतलब होता है अंतर। तो अंतर जो है आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही आसान अंतर यहाँ पर आया हुआ था। तो ये अंतर आप लोग 2 बार पढ़िएगा तो आपको अंतर क्या होगा, याद हो जाएगा। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, प्रोटीन क्या है। अगला प्रश्न क्या है? प्रोटीन क्या है। प्रोटीन के विकृतीकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पहले इसमें प्रोटीन की परिभाषा बताना है और उसके प्रोटीन के विकृतीकरण पर एक संक्षिप्त जो है टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ पर पहले प्रोटीन की परिभाषा समझ लेते हैं कि प्रोटीन होता क्या है। प्रोटीन जो होते हैं ना, अमीनो एसिड्स के बने जटिल अणु होते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन अमीनो एसिड से बने हुए क्या होते हैं? जटिल अणु होते हैं, जो जीवन के लिए आवश्यक हैं और कोशिकाओं की संरचना एवं कार्यों के लिए जरूरी है। मतलब प्रोटीन जो होते हैं ना, ये जीवन के लिए आवश्यक माना जाता है। कोशिकाओं की जो संरचना एवं कार्यों के लिए यह प्रोटीन बहुत ही क्या है, जरूरी है। तो प्रोटीन की परिभाषा लिख सकते हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड से बने जटिल अणु होते हैं जो जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, कोशिकाओं की संरचना एवं कार्यों के लिए जरूरी होते हैं। अब यहाँ लिखेंगे प्रोटीन के विकृतीकरण क्या है। अब लिखेंगे यह वह प्रक्रिया है जिसमें प्रोटीन अपनी विशिष्ट द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक संरचनाओं को खो देते हैं। जो विकृतीकरण का मतलब होता है कि मतलब विकृति आ जाना, उसके अंदर जो है प्रोटीन के अंदर टूट जाना। और ये कैसे टूटेगा? तो लिखेंगे वह प्रक्रिया है जिसमें प्रोटीन अपनी विशिष्ट जो होते हैं, द्वितीयक होते हैं, तृतीयक होते हैं, चतुर्थक जो होते हैं संरचनाओं को क्या कर देता है, खो देते हैं, जिससे वो अपनी जैविक क्रियाशीलता खो देते हैं। तो यहाँ पर प्रोटीन का जो है विकृतीकरण के बारे में समझ लिए होंगे कि विकृतीकरण का मतलब क्या होता है, कि वह प्रक्रिया है जिसमें प्रोटीन अपनी क्या करता है, विशिष्ट द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक संरचनाओं को क्या करता है, खो देता है, अपनी जैविक क्रियाशीलता को भी क्या कर देता है, खो देता है। इसको 2 बार पढ़ लेंगे ना तो आपको उत्तर क्या होगा, याद हो जाएगा। अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला जो क्वेश्चन है 4 का क है, ग्लूकोज के एक जलीय विलयन की सांद्रता 10% W/W है। विलयन की मोलरता तथा विलयन में प्रत्येक घटक का मोल अंश क्या है। यदि विलयन का घनत्व यहाँ पे दिया गया, कितना दिया गया, 1.2 ग्राम जो है ml का इनवर्स हो तो विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो इसमें जो है 2 प्रश्न की गणना करना है, मोल अंश की गणना करना है और मोलरता की गणना करना है। तो यहाँ पर विलयन में जो है 10% क्या है, ग्लूकोज है। तो यहाँ पर बिलियन का अगर देखा जाए, बिलियन का भार कितना होगा, तो यहाँ पर अगर बिलियन 10% है, टोटल आपका ग्लूकोज कितना है, 10% है, तो बिलियन का भार कितना होना चाहिए। तो जब भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन रहता है ना, तो इसको हल करने का नियम क्या है,
सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर विलयन का जो है भार क्या हो जाएगा, तो विलयन क्या लिखेंगे यहाँ पर, विलयन का भार, और विलयन का जो भार इसमें हो जाएगा ना, विलयन का भार, और भार कितने पे निकाला जाता है, तो भार 100 पे निकाला जाता है। तो विलयन का भार क्या लिख देंगे यहाँ पर, 100 जो है ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना, 100 ग्राम हो गया, क्योंकि परसेंटेज पे दिया तो उसको 100 ग्राम मान लेंगे। अब विलेय का भार क्या होगा, तो लिखेंगे विलेय का भार जो हो जाएगा वो 10 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 10% है, तो विलेय का भार ग्लूकोज जो है 10% है, तो इसलिए लिखेंगे 10 ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पर विलायक क्या हो, ये तो विलयन बताया ना, विलेय, विलयन में दो चीज होते हैं, विलेय और विलायक होते हैं। तो विलायक मतलब पानी हो जाएगा, और विलेय जो है ग्लूकोज हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर विलायक का भार कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर विलायक का भार क्या हो जाएगा, तो 100 में से जो 10% तो ये निकल गया 10 ग्राम, तो ये बनेगा 90 ग्राम। 90 ग्राम जो है पानी हो गया, और 10 ग्राम जो है ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ग्लूकोज का जो है कार्बन जो है 6, हाइड्रोजन जो होता है 12, और ऑक्सीजन जो होता है 16 का यहाँ पर जो है अणुभार निकालेंगे, किसका अणुभार कितना होगा। तो इसका अगर अणुभार निकालते हैं ना, ग्लूकोज का अणुभार, तो कैसे अणुभार निकाला जाता है, तो अणुभार निकालने के लिए कार्बन जो है 12 होता है, उसका परमाणु भार 6 से गुणा कर लेंगे, हाइड्रोजन का 1 होता है, 12 से गुणा कर लेंगे, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 में जो है यहाँ पर जो है ध्यान देंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6 होता है, ठीक है ना, यहाँ ऑक्सीजन 6, यहाँ पर जो है 16 में जो है 6 का गुणा कर लेंगे, गुणा करके जो है यहाँ पे जोड़ेंगे ना, टोटल 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80। कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, ये ग्लूकोज का जो है अणुभार है। निकालने के लिए हमको कार्बन का परमाणु भार 12 6 से गुणा करेंगे, 1 12 से गुणा करेंगे, ऑक्सीजन का 16 6 से गुणा करेंगे, जोड़ लेंगे तो इसका अणुभार जो है 180 आ जाएगा। अब जल का निकालेंगे, यहाँ पर H2O का अणुभार निकालेंगे, तो H2O का अगर अणुभार निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, H2O का अणुभार जब निकाला जाएगा तो लिखेंगे यहाँ पर 1 H का होता है गुणे 2, और ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, तो 2 1 2 प्लस 16, 16 तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ ग्लूकोज जो है ना, यहाँ छोटा एम से दिखाएंगे, किससे, छोटा स्मॉल एम से दिखाएंगे, और यहाँ पर बड़ा एम से इसको दिखाएंगे, ठीक है ना। तो यह बड़ा एम से यहाँ पे दिखाया जाएगा, क्योंकि अणुभार निकाला गया है। अब यहाँ पर जो है ना घनत्व दिया गया, क्या दिया गया है, घनत्व। प्रश्न में कितना घनत्व दिया गया, तो लिखेंगे यहाँ पर घनत्व। घनत्व प्रश्न में क्या दिया गया था, घनत्व दिया है 1.2, कितना दिया गया था, 1.2 ग्राम दिया गया है। यम यल के ऊपर कितना घा दिया है, -1 दिया गया, घनत्व हो गया। अब आयतन का सूत्र से हम लोग जो है आयतन के सूत्र से, यहाँ आयतन का सूत्र का प्रयोग कर लेंगे, और आयतन का प्रयोग से हम लोग जो है ना इसका मान निकाल लेंगे, तो उसके बाद से मोलरता की गणना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आयतन की जरूरत पड़ेगा। तो अब आयतन का सूत्र क्या है, तो आयतन का सूत्र होता है यहाँ पर द्रव्यमान बटा क्या होता है, द्रव्यमान बटा घनत्व होता है। द्रव्यमान बटा क्या होता है, घनत्व होता है। किसका सूत्र लिखे हैं, यह आयतन का सूत्र है, द्रव्यमान बटा घनत्व, क्योंकि हमको आयतन निकालना पड़ेगा, क्योंकि आयतन जब तक निकलेगा नहीं ना तब तक आपका मोलरता नहीं निकल पाएगा। तो द्रव्यमान इसमें निकालेंगे तो किसका द्रव्यमान होगा, तो यह विलयन का जो है भार वाला द्रव्यमान निकालेंगे कि विलयन का कितना जो हमारा जो है भार था, तो कितना था, 100 ग्राम था यहाँ पर, तो 100 हो जाएगा, बटा घनत्व क्या था, 1.2 था। अब 100 से जब इसमें भाग कर देंगे ना तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 83.3 ml हो जाएगा, जो है घनत्व का मात्रक जो है यहाँ पर ml आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो आ गया ml हो गया। अब जो है आयतन जो है निकला है यहाँ पर 83.3 ml आ गया। अब यहाँ मोलरता का सूत्र लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मोलरता, क्योंकि मोलरता हमको निकालना है। तो मोलरता बराबर सूत्र क्या होता है, तो मोलरता बराबर आप लोग पढ़े होंगे सूत्र, अगर सूत्र नहीं याद है तो याद रखिएगा, भार गुणे जो होता है 1000 बटा जो होता है यहाँ पर अणुभार, और यहाँ आयतन जो हो जाएगा यहाँ पर ml में होगा, क्या हो जाएगा, ml में। अब इसमें मान को रखेंगे, तो भार कितना है, तो भार जो है विलेय का भार है लिखाता है यहाँ पर, विलेय का भार जो है 10 हो जाएगा, विलेय का भार 10 हो गया, गुणे आपका 1000 हो जाएगा, बटा हो जाएगा यम जो है 180 था, क्योंकि विलेय का मतलब ग्लूकोज का 180 था, और आयतन भी निकाले हैं, कितना निकाला गया यहाँ पर 83.3 निकला है। अब एक जीरो से एक जीरो को काट दीजिए, ऊपर हो जाएगा 100 था, और 10 से गुणा करेंगे तो 1000, और 1000 में जो है 83.3 का गुणा 18 में जब करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 1499 दशमलव जो है ना 0.4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो इससे जब भाग करेंगे ना तो यह माना जाएगा 0.66 आता रहेगा, 6 आता रहेगा, तो इसका मतलब लगभग में लिख सकते हैं 0.67 जो है मोलरता आ जाएगा। मोलरता का मान निकल गया। तो मोलरता को हल करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ा, तो यहाँ पर अणुभार भी निकाल चुके हैं दोनों केमिकल का, जल का भी और ग्लूकोज का भी। घनत्व के सहायता से आयतन निकालिए, और आयतन निकालने के बाद से मोलरता का फार्मूला लिखेंगे, W गुणे 1000 बटा यम भी ml के लिए सूत्र है, ठीक ना। 10 हो जाएगा 1000, इसमें से 0 कट गया। अब 100 यहाँ 80 था, अब 18 हो जाएगा, 18 में 83.3 का
गुणा करके भाग दे देंगे तो 0.67 मोलरता जो है इसका मान आ जाएगा। अब इसमें मोल अंश की गणना करेंगे, तो मोल अंश की गणना करेंगे तो पहले ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब विलय, एक बार किसके लिए हल करेंगे, विलायक के लिए हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले विलय, विलय का मतलब हो जाएगा ग्लूकोज है, विलय के लिए हल करेंगे तो विलय के लिए हल हो जाएगा। और एक जो है विलायक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, विलायक, विलायक मतलब पानी है, ठीक ना, यहाँ पर विलायक के लिए हल करेंगे। तो विलायक के लिए और विलय के लिए दोनों को एक साथ हल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है ना विलय का जो अणुभार निकाले हैं, अणुभार और भार जो निकाला गया था, विलय का भार कितना था, विलय मतलब जो है ग्लूकोज, ग्लूकोज छोटा, ग्लूकोज का जो अणुभार निकाला जाएगा तो इसका अणुभार निकाले हैं तो कितना आया था, ग्लूकोज का 180 आया था और भार कितना था, 10 ग्राम था। तो यहाँ 10 ग्राम लिख लेंगे। और इसका अणुभार कितना आया था, तो अणुभार जो आया था 180 आया था। और यह विलायक का भार क्या था, 90 आया था, 90 आया था। उसका अणुभार कितना आया था, तो जल का अणुभार 18 होता है। यहाँ मोलों की संख्या n बराबर निकालेंगे भार बटा अणुभार होता है, और यहाँ पर मोलों की संख्या निकालेंगे तो भार बटा अणुभार हो जाएगा। अब यहाँ पर भार का मान क्या रखेंगे, भार का मान इसमें 10 हो जाएगा, 10 बटा क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, n बराबर क्या बनेगा, यहाँ पर 90, 90 बटा 18 हो जाएगा। और 18 पच्चे 90 तो 5 आ जाएगा, 18 पच्चे 90, n बराबर क्या आ जाएगा, यह 5 आ जाएगा। और यहाँ से 0 से 0 खत्म, 18 से जब 1 में भाग करेंगे ना, जब 1 में इसमें भाग किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, इसमें भाग देने पर n बराबर आएगा, भाग देने पर 0.055 आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर मोलों की संख्या निकल गया और यहाँ पर भी मोलों की संख्या आ गई। ये विलय के मोलों की संख्या और ये विलायक के मोलों की संख्या। यहाँ पर जो भार है तो ये भी भार है, ये अणुभार है तो ये अणुभार है, यह ग्लूकोज, ये जल के, ग्लूकोज के लिए है तो ये जल के लिए है। अब इसमें मोल प्रभाज की गणना करेंगे तो यहाँ पर विलय का मोल प्रभाज लिखेंगे। अब विलय का मोल प्रभाज, तो विलय का जो मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है, विलय का मोल प्रभाज कहिए या मोल अंश कहिए, ठीक ना। इसका सूत्र क्या बना है, इसका सूत्र होता है n बटा n प्लस n होता है, ठीक ना। इसमें मान को रख लीजिए, छोटा n और बड़ा n का मान रखना। छोटा n का मान क्या था, 0.055 बटा जाएगा, यहाँ n का मान क्या हो जाएगा, 0.055 हो जाएगा और प्लस, और बड़ा n का मान 5 है। अब इसको जब नीचे जो जो हर है, हर को इसको जोड़ लिया जाएगा तो 5 और 0.055 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5.055 आ जाएगा। इसमें जब भाग कर देंगे ना, इसका भाग दिया जाएगा तो लगभग भाग जो आएगा 0.01 बार में जो है इसका भाग आ जाएगा, ठीक है। इसका जो है विलय का मूल अंश आ गया। अब विलायक का मूल अंश निकालना है तो लिखेंगे यहाँ पर विलायक का मूल अंश, क्या लिखेंगे यहाँ पर, विलायक का मोल अंश निकालना है। मोल अंश कहिए या मोल प्रभाज कहिए। अब यहाँ पे सूत्र में क्या रहेगा, जो छोटा n था ना वहां पर बड़ा n हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बड़ा n। तो सूत्र क्या बनेगा, n बटा n प्लस n हो जाएगा। तो बड़ा n का मान तो 5 था, बटा और छोटा n का मान क्या था, 0.05 था, 0.055 था और प्लस यहाँ पर बड़ा n का मान 5 है। इसको जोड़ लेंगे यहाँ पर भी 5 बटा 5 दशमलव जो है 5 दशमलव क्या बनेगा, 5.055 हो जाएगा। भाग दे देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट जो है, यहाँ भाग देने पाएगा 0.9 आ जाएगा, लगभग क्या आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा, ठीक ना। तो ये विलायक का मोल अंश आ गया और ये विलय जो है विलय का जो है यह मोल अंश आ गया। दोनों का इसमें मोल अंश की गणना कर दिया गया। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो यह जो न्यूमेरिकल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे जो है अगला प्रश्न क्या आया था बोर्ड के पेपर में। तो अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता तथा मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर चालकता और मोलर चालकता को जो है परिभाषा लिखना है। किसी 0.002 यम एसिटिक अम्ल की चालकता 7.896 × 10⁻⁻5 सीमेंस सेमी का इनवर्स है। इसकी मोलर चालकता को परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर 3 प्रश्न दिया गया है। पहले हम लोग चालकता की परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद मोलर चालकता की परिभाषा और उसके बाद उस न्यूमेरिकल को जो है हल करके बताया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे चालकता। अब चालकता किसे कहते हैं, अब चालकता की परिभाषा कितना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो परिभाषा आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो यहाँ पर चालकता की जब परिभाषा लिखेंगे तो किसी वैद्युत, क्या लिखेंगे यहाँ पर, किसी वैद्युत अपघट्य के, किसी वैद्युत जो है अपघट्य के, किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन, वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता, विलयन की जो है चालकता, विलयन की चालकता उस विलयन के एक घन सेमी
घन जो है सेमी, एक घन सेमी जो है आयतन में उपस्थित, आयतन में उपस्थित, आयतन में जो उपस्थित आयनों द्वारा, उपस्थित आयनों द्वारा वैद्युत धारा प्रवाहित, वैद्युत धारा प्रवाहित, वैद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता, करने की क्षमता, करने की क्षमता, क्षमता को क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं, चालकता कहते हैं, चालकता कहते हैं। इसे 2 बार पढ़ेंगे ना, परिभाषा याद हो जाएगा। कितना आसान है। किसी वैद्युत अपघट के विलयन की चालकता उस विलयन के एक घन सेमी आयतन में उपस्थित आयनों द्वारा वैद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता को चालकता कहते हैं। इसे ध्यान देंगे, इसे जो है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे जो है कप्पा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कप्पा। ऐसे जो है कप्पा लिख देंगे, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। चालकता को किससे प्रदर्शित करते हैं? कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, कप्पा से जो है प्रदर्शित करते हैं। तो ये कप्पा हो जाएगा, ठीक है ना। चालकता की परिभाषा खत्म हो गया, ठीक है ना। तो अब अगला जो हमारा जो इस प्रश्न इसमें क्या था? मोलर चालकता क्या है। अब मोलर चालकता के बारे में अब समझेंगे कि मोलर चालकता क्या होता है। तो यहाँ पर जो है मोलर चालकता की परिभाषा समझ लेंगे कि मोलर चालकता क्या होता है। तो किसी वैद्युत अपघट के 1 मोल द्वारा, अब यहाँ उसमें 1 घन सेमी था, तो इसमें 1 मोल द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। मोलर चालकता की परिभाषा क्या है? तो किसी वैद्युत अपघट के 1 मोल द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। इसे लेमडा यम से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। और लेमडा यम का सूत्र क्या होता है? तो कप्पा चालकता गुणे 1000 बट्टा यम, ठीक है ना। यहाँ यम का नाम मोलरता हो जाएगा। लेमडा यम का मात्रक अगर देखेंगे तो मात्रक भी लिख सकते हैं। इसे लेमडा मतलब मोलर चालकता का कितने मात्रक होते हैं। ओम का इनवर्स, सेमी का स्क्वायर, मोल का इनवर्स होता है। सीमेंस मीटर का स्क्वायर, मोल का इनवर्स होता है। साइमन सेमी का स्क्वायर, मोल का इनवर्स होता है। इसके 3 मात्रक भी होते हैं। तो मोलर चालकता की परिभाषा समझ में आ गया होगा। तो इसे 2 बार क्या करेंगे? पढ़ देंगे ना, तो परिभाषा आपको क्या होगा? याद हो जाएगा। अब इस पर हम लोग सीखेंगे न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन में देखेंगे 0.002 जो है यम जो है सांद्रता दिया गया है। तो यहाँ पर सांद्रता को जो है यम से दिखाएंगे और यम बराबर प्रश्न में क्या दिया गया था? 0.002 जो है 2 जो है यहाँ पर जो है इसकी जो है सांद्रता दिया गया है, यम का मान हो गया। और चालकता का मान इसमें कितना दिया गया है? इसमें देखेंगे चालकता जो है इसको कप्पा बोला जाएगा। चालकता 7.896 गुणे 10 के पावर -5 जो है यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे मान नोट करेंगे कप्पा, और कप्पा बराबर जो है मान प्रश्न में क्या दिया गया? 7.8 है, 7.896 गुणे 10 के पावर -5 यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर जो है सीमेंस जो है असेमी का जो है इनवर्स दिया गया। तो ये तो कप्पा का मान हो गया। अब यहाँ पर किसका मान इसमें पूछा जा रहा है? तो लेमडा यम, मोलर चालकता लेमडा यम बराबर पूछा जा रहा है। और लेमडा यम का सूत्र अभी बताए हैं। लेमडा यम का सूत्र क्या होता है? तो कहेंगे लेमडा यम बराबर सूत्र होता है चालकता गुणे 1000 बटा सांद्रता या मोलरता बोल सकते हैं। मान रखेंगे इसमें मान रखेंगे तो यहाँ कप्पा का मान क्या है? 7 दशमलव जो है 7 दशमलव क्या है? 896 गुणे 10 के पावर -5 है। और गुणे क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1000 हो जाएगा, पूरे का बटा हो जाएगा। और यम का मान क्या दिया गया है? तो 0.002। अब अंश और हर का दशमलव अगर देखेंगे तो यहाँ पर 3 स्थान दशमलव, यहाँ पर भी 3 स्थान दशमलव। दशमलव को हटा सकते हैं, 7 8 9 6 हो जाएगा। और गुणे 10 के पावर जो है -5 है तो -5 हो जाएगा। और गुणे यहाँ पर 1000 है ना, तो 1000 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 के पावर यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 घात लिख सकते हैं, बटा में नीचे क्या होगा? 2 हो जाएगा। अब 2 से जब भाग करेंगे इसमें ना, 2 से जब भाग करेंगे तो 2 तिहाई क्या बनेगा? 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 2 9 18 हो जाएगा, 2 9 18 और 2 9 18 का 2 चौको 8 हो गया, 2 8 16 हो जाएगा। गुणे 10 के पावर 3 घात में से 5 घात घटा देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पर। और यही जो है मान क्या आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। इसका मात्रक जो है यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसका मात्रक क्या आएगा? तो यहाँ पे क्या बनेगा? जो है इसको कहेंगे सीमेंस
और सेमी का जो है यहाँ पे क्या बनेगा, सेमी का स्क्वायर हो जाएगा, और मोल का जो है ना, मोल का जो है बनेगा इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना, मोल का इनवर्स हो जाएगा। यही जो है मान आ गया। अगर इसका 10 के पावर माइनस 2 घात को अगर हटाना चाहेंगे तो यहाँ पर जो है 2 स्थान दशमलव लगा सकते हैं, मतलब 2 स्थान यहाँ पर दशमलव 39 दशमलव जो है 48 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 10 के पावर माइनस 2 को हटाएंगे, तब नहीं हटाएंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है आ गया। तो अब सीखेंगे अब अगला प्रश्न क्या है। अब अगला प्रश्न के बारे में समझेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, किसी अवक्रिया का संकीर्ण ऊर्जा क्या होती है। संकीर्ण ऊर्जा की परिभाषा देना है और आर्हेनियस समीकरण की सहायता से अवक्रिया के संकीर्ण ऊर्जा किस प्रकार ज्ञात की जाती है। तो यहाँ पर 2 प्रश्न दिया गया है। पहले हम लोग सीखेंगे संकीर्ण ऊर्जा की परिभाषा, उसके बाद आर्हेनियस समीकरण के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे संकीर्ण ऊर्जा किसे कहते हैं। बहुत आसान उत्तर है, एक बार पढ़ देंगे ना उत्तर आपको याद हो जाएगा। किसी रासायनिक अवक्रिया को संपन्न होने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। कि कितना आसान परिभाषा है। किसी रासायनिक अवक्रिया को क्या होना है, संपन्न होने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा मतलब कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संकीर्ण ऊर्जा कहा जाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ई से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें हम लोग बताना है आर्हेनियस के समीकरण की सहायता से जो है हम लोग संकीर्ण ऊर्जा कैसे ज्ञात करेंगे, इनका क्या फार्मूला बना है। तो लिखेंगे आर्हेनियस के समीकरण की सहायता से संकीर्ण ऊर्जा के लिए क्या फार्मूला बना है, तो के बराबर ए ई के पावर माइनस ई ए बटा आर टी। इस सूत्र की सहायता से जो है ई ए की गणना कर सकते हैं। किन के नियम से है, आर्हेनियस के। या एक और सूत्र है लाग के बराबर होता है लाग ए माइनस ई ए बटा 2.303 आर टी के सहायता से जो है ई ए का मान को ज्ञात कर सकते हैं। ई ए का नाम क्या है, संकीर्ण ऊर्जा है। और किनके नियम से निकालना है, तो आर्हेनियस के समीकरण के सहायता से जो है ई ए का मान निकाल सकते हैं। इसमें के का नाम क्या है, वेग स्थिरांक है, और ए का नाम चरघातांकी गुणांक है। ई ए संकीर्ण ऊर्जा है, आर गैस नियतांक है, और टी जो है परमताप है। तो इन्हीं सूत्रों के सहायता से जो है आर्हेनियस के समीकरण के सहायता से जो है संकीर्ण ऊर्जा को जो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो अब सीखेंगे जो है अगला प्रश्न क्या है। अब अगला प्रश्न में दिया गया है लैंथेनाइड आकुंचन क्या है। लैंथेनाइड आकुंचन क्या है, लैंथेनाइड आकुंचन के परिणामों को समझाइए। 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, लैंथेनाइड आकुंचन क्या है। और यह प्रश्न तो हर साल पेपर में पूछा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे लैंथेनाइड आकुंचन। लैंथेनाइड जो आकुंचन क्या है, तो लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार धीरे धीरे घटता है। क्या लिखेंगे, लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, धीरे धीरे घटता है। उसे लैंथेनाइड आकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंथेनाइड आकुंचन। मतलब लैंथेनाइड जो श्रेणी होता है ना, उसमें बाएं से अगर दाएं जाते हैं जो परमाणु के तत्व होते हैं ना, उनके आकार धीरे धीरे क्या होता है, घटता है। इसी घटने को ही क्या कहा जाता है, लैंथेनाइड आकुंचन कहा जाता है। अब इसमें जो है लैंथेनाइड, अगला जो इसमें पढ़ेंगे अब लैंथेनाइड आकुंचन के परिणाम। लैंथेनाइड आकुंचन के जो कारण है जिरकोनियम और हाफिनियम, नियोबियम और जो है टेनेटेनम और मोल्डिबेनम और टंगस्टन, इन दो तत्वों की बात किया जा रहा है। मतलब यह इसके साथ है और यह इसके साथ है और यह इसके साथ। जैसे तत्वों के परमाणु आकार लगभग क्या होते हैं, समान हो जाते हैं, जिससे उनके रासायनिक गुण भी अत्यधिक क्या होता है, समान होते हैं। तो लैंथेनाइड आकुंचन का जो परिणाम जो है यहाँ पर बताया गया, तो इसको 2 बार आप लोग पढ़ लेंगे ना, तो परिणाम आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस भाग में प्रश्न नंबर 4 के सभी प्रश्नों को जो है हल करके बताया गया। अब अगले भाग के जो वीडियो में जो है ना, प्रश्न नंबर 5 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को जो है हल करके बताया जाएगा। तो आप सभी लोग अगले भाग का वीडियो यदि देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक बार चेक कर लीजिएगा, वहां पर उस भाग का वीडियो का जो है ना लिंक जो है मिल जाएगा, वहां से वीडियो को देख सकते हैं। तो आप आज का वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो इसलिए आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।